वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। लास्ट टाइम अपनी यूनिट चल रही थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट ए है वो मोस्टली अपना कंप्लीट हो चुका है। बस एक दो छोटे से टॉपिक हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करें तो जो कंडक्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस था वो आपने देखा था किसके ऊपर डिपेंड करता है, ml ANE स्क्वायर बाय में टाउ। तो अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनका कोलिजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कोलिजन को बढ़ने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। हालांकि जो n है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, बट इसके कंपैरिजन में रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा डिक्रीज होता है। तो ये वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किस केस में देखा था आपने, ये कंडक्टर्स के केस में देखा था। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो किसकी, सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में हमने क्या देखा था, जैसे आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हो तो टाइम को इंक्रीज करने की वजह से जो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो अपने पास मींस टू से जो n की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है एज कम्पेयर्ड टू टाउ। n की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है एज कम्पेयर्ड टू डिक्रीमेंट ऑफ टाउ। तो इसकी वजह से अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। तो इसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो करेंगे, जैसे अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसका रेजिस्टेंस, रिप्रेजेंट कर रहे हो किसका, कंडक्टर्स का, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखा देंगे हम कि यहाँ पे आपने क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, और इस एक्सिस पर आपने क्या लिया है, इस एक्सिस पर आपने रेजिस्टेंस लिया है, या फिर रेजिस्टिविटी, दोनों का सेम जाएगा। तो ये तो ग्राफ हुआ किसका, कंडक्टर्स के केस में। किस केस में हुआ है ये, कंडक्टर्स के केस में आया है, राइट। और अगर आप बना रहे हो किसका, अगर आप ग्राफ बना रिप्रेजेंट कर रहे हो किसका, सेमीकंडक्टर्स का, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। मींस जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो शुरू में उसका टेम्परेचर कम था, रेजिस्टेंस ज्यादा था। टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये किसका आ जाएगा, सेमीकंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और अगर आप बात करते हो किसकी, एलॉयज वगैरह की, तो उसका ग्राफ क्या आएगा, कांस्टेंट ग्राफ आएगा। उसका एक पैरेलल लाइन आएगी टेम्परेचर के, मींस जो टेम्परेचर की वजह से, एलॉय का ले लो, इलेक्ट्रोलाइट्स का ले लो, तो उनका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से उनके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड हम लेके चले तो जैसे कॉन्स्टेंटन है, जैसे मैग्नीन है, जैसे यूरोइका है। और मैंने आपको लैब में, लेबोरेटरी में बताया भी है बेटा, जो अपने पास जो रेजिस्टेंस होते हैं लैब के अंदर, वो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस वायर यूज की जाती है वो स्टैंडर्ड मटेरियल उनका जो हम डिसाइड करते हैं, वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन के जो रेजिस्टेंस वायर हैं हम वो यूज करते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस टाइम को चेंज करने की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की रेजिस्टेंस वायर लेके चलते हैं। ओके, तो ये था ऑल अबाउट resistance of a conductors, semiconductors, alloy etc. अब हम लेके चलेंगे temperature coefficients of resistance. Temperature coefficient of resistance. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या, अभी हमने देखा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है उसमें भी चेंज आता है। मींस क्या हुआ कि अगर हमने मान लिया इनिशियल रेजिस्टेंस एक मटेरियल का, इनिशियल रेजिस्टेंस है कितना, रेजिस्टेंस है मान लेते हैं R1 है, और फाइनल रेजिस्टेंस मींस टाइम टेम्परेचर को अगर आपने चेंज किया तो फाइनल रेजिस्टेंस हम मान लेते कितना है, R2 है। इनिशियल रेजिस्टेंस R1 तब था जब अपना टेम्परेचर कितना था, T1 था, और जब आपने टेम्परेचर कितना कर दिया, T2 कर दिया है, तो क्या हो गया, R2 हो गया। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया, चेंज इन रेजिस्टेंस, तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस अपने पास आया है R2 माइनस R1। तो ये जो R2 माइनस R1 चेंज आया है, ये R2 माइनस R1 किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मींस एक रेजिस्टेंस के अंदर चेंज अगर आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस में चेंज जो आएंगे वो किन किन
फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, कैसे उसमें चेंज आएगा, तो R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R1, मीन्स जो इनिशियल रेजिस्टेंस आप लेके चल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक कंडीशन ये है कि इनिशियल रेजिस्टेंस आपने कितना लिया है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंज आएगा। दूसरा जो फैक्टर इसको इफेक्ट करता है वो करता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर क्या चेंज आया है ये भी रोल प्ले करेगा कि रेजिस्टेंस के अंदर हम कितना चेंज लेके चलें। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या कर रहे, ध्यान रहे ये जो साइन मैं लेके चल रही हूँ ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अब जो हम एक ऐसा ही सिंबल लेके चलेंगे वो होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसको हम अल्फा बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। मींस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के लिए मैंने कोफिशिएंट कांस्टेंट यूज कर लिया है, क्या अल्फा, वो क्या हो जाएगा R1 T2 माइनस T1। ये क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट करेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इस अल्फा की अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो इस अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू में T2 माइनस T1। तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा ये क्या दिखाएगा R2 माइनस R1 इंटू में डिवाइडेड बाय R1 इंटू में T2 माइनस T1। अब ये अल्फा की अगर हम वैल्यू देखना चाहें तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कब कैसे होगी वो हम देखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू अगर आप कंडक्टर्स का केस लेके चल रहे हो तो टेम्परेचर अगर अपना T1 टेम्परेचर कम है, T2 टेम्परेचर क्या है ज्यादा है, T1 टेम्परेचर की वजह से T1 टेम्परेचर की कंपैरिजन में T2 क्या अपना ज्यादा आया है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज होगा, तो R2 माइनस R1 का रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। T2 टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल जो अपने पास अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। किस केस में आएगी कंडक्टर्स के केस में, कंडक्टर्स के केस में अल्फा की वैल्यू क्या आई अपने पास पॉजिटिव आई। अगर आप केस लेके चलते हो किसका सेमीकंडक्टर का, किसका केस लिया आपने सेमीकंडक्टर्स का केस लिया बेटे, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स के केस में अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है उसका डिक्रीज हो रहा है। सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था, फाइनल रेजिस्टेंस सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज किया फाइनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा किसका सेमीकंडक्टर का। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, R2 की वैल्यू कम है R1 की वैल्यू ज्यादा है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास नेगेटिव। तो नेगेटिव कब आएगी जब आप स्टडी कर रहे हो किसको सेमीकंडक्टर्स के टेम्परेचर कोएफिशिएंट को आप देख रहे हो तो इसकी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होती है, अल्फा की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होगी किसकी जब आप अलॉय को डिस्कस कर रहे होगे तब उस केस में, या इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी करोगे तो उस टाइम पे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बहुत ही ज्यादा छोटी जाएगी स्मॉल जाएगी। ओके, तो ये था ऑल अबाउट टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इस पे आपका न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, 2 नंबर का 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे आ सकता है, जैसे ये कह दिया जाए कि एक रेजिस्टेंस है भाई, एक मटेरियल है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 5 ओम था। ठीक है, और उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो 70 डिग्री टेम्परेचर जब अपने था उस टाइम पर उसका इनिशियल टेम्परेचर 70 डिग्री था, उस टाइम पर रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है। जब आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया मान लेते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो उस टाइम पर उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होकर अब की बार वो रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका मान लेते हैं 10 ओम हो गया। तो उसका क्या बताओ अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या पूछ लिया आपसे अल्फा की वैल्यू पूछ ली। तो अल्फा की वैल्यू कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट कर दो R2 माइनस R1 मींस 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितनी है 5 है, इनटू में T2 माइनस T1, T2 कितना है 120 है, माइनस में T1 कितना है 70 है, ये कितना आ गया ऊपर 5 डिवाइडेड बाय 5 120 माइनस 70 कितना आ जाएगा 50, तो 5 से 5 कैंसिल 1/50, 1/50 का मतलब क्या हो जाएगा 0.02 कितना आ जाएगा 0.02। इसकी यूनिट आप क्या बताओगे, अब इसकी यूनिट आ जाएगी पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्या आ जाएगी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये आपके पास आया है क्या टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इस पे और क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको R1 R2 T2 T1 ये सारी
सारी वैल्यू दे रखी थी। अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको अल्फा की वैल्यू दे दिया जाए, R1 की वैल्यू दे दी और टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया, तो उस केस में आपसे R2 की वैल्यू पूछ ली जाए, या फिर R2 दे दिया, टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया, अल्फा दे दिया, R1 की वैल्यू पूछ ली जाए, या फिर T1 या T2 में से एक पूछ ली जाए। तो मीन्स यहाँ से आपको 3 या 4 डाटा दे दिया जाएगा, एक डाटा अननोन रहेगा, तो उसको आप इसके बेसिस पर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्पेशल टाइप के मटेरियल्स को स्टडी करेंगे। तो जैसे थर्मिस्टर वो मटेरियल होते हैं बेटा जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा चेंज हो सकती है अगर आप थोड़ा सा क्या करते हो, हीट में चेंज करते हो। ठीक है, तो थर्मिस्टर्स को आप हीट सेंसिटिव डिवाइस भी बोल सकते हो। इनको अगर हम इनके टेम्परेचर में इनका अगर थोड़ा सा भी हीट अगर आप चेंज करोगे तो इसकी रेजिस्टिविटी में आपको लार्ज चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, ये 10 की पावर -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर चेंज को भी क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। इसकी जो रेजिस्टेंस रेंज होती है, इसकी रेजिस्टेंस ये मेजर कर सकता है 10 की पावर -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को, और इसकी जो रेजिस्टेंस रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.1 से 10 की पावर 7 ओम, 10 टू द पावर 7 ओम तक इसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस रेंज होती है। और ये जो थर्मिस्टर होते हैं बेटा, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो रेजिस्टेंस होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसके लिए, उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई होती है, वेरी हाई होती है इनकी वैल्यू, और इसके अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों वैल्यू हो सकती है इसके लिए। जैसे आपने पहले स्टडी किया था ना, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन जो अपने पास थर्मिस्टर हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों टाइप की हो सकती है। ओके, तो ये था किसके बारे में, थर्मिस्टर्स के बारे में। ओके, अब हम लेके चलते हैं क्या, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद इसके कुछ एक और, अगर डेली लाइफ का अगर आप एग्जांपल इसका देखने की सोचो तो जो अपने पास होते हैं क्या, थर्मामीटर जो होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपको टेम्परेचर होता है तो वो रीडिंग्स, और डिजिटल थर्मामीटर भी आपने देखे हैं, तो उसमें रीडिंग आपको दिखाई देती है अलग अलग, जैसे आपको टेम्परेचर ज़्यादा है कम है उसके अकॉर्डिंग। तो वहाँ से जैसे ही आपने उसको अपनी बॉडी के साथ टच किया है, तो बॉडी के साथ टच करने की वजह से उसका हीट क्या हो गया, चेंज हो गया। हीट चेंज होते ही उसके रेजिस्टेंस में क्या होगा, लार्ज चेंज आ जाएगा। अगर उसके रेजिस्टेंस में लार्ज चेंज आया है तो उसके अकॉर्डिंग उसके करंट में भी क्या आ जाएगा, वेरिएशन आएगा, और उस करंट के वेरिएशन के अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि इसको कितना बुखार है, इसको कितना, इसका अब कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये थे अपने पास थर्मिस्टर के बाद एक टॉपिक और लेके चलेंगे हम, क्या, सुपर कंडक्टर। क्या लेके चलेंगे, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जब हम किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर आप लो कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किसके अंदर, सुपर कंडक्टर के अंदर। जैसे अगर आप किसको लेके चलो, मरकरी को लेके चलो, तो 4.2 केल्विन पे मरकरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे लेड है, तो लेड को अगर आप 7.25 केल्विन टेम्परेचर तक इसका लोअर कर दोगे टेम्परेचर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस टाइम पर जिस टेम्परेचर पर ये सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हुए हैं, उस टाइम पर ऐसा क्या होता है, तो इस टेम्परेचर पर इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है बेटा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, इसकी जीरो हो जाती है। सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, जीरो होती है, और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। कंडक्टिविटी इन्फिनिटी, रेजिस्टिविटी जीरो। इस टाइप के मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर बोलेंगे। सुपर कंडक्टर बनते कब हैं, जब किसी मटेरियल का, किसी कंडक्टर का आप टेम्परेचर लोअर कर देते हो, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिसको आप क्रिटिकल टेम्परेचर बोलोगे, उस पर वो मटेरियल सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करने
करने का अपने को बेनिफिट क्या हुआ। तो सुपर कंडक्टर हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। कब? जब सुपर कंडक्टर की हेल्प से आपको क्या बनाने हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार करने हो, तो वहां पर सुपर कंडक्टर को आप यूज करोगे। अगर आपको हाई स्पीड कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर तैयार करने हैं तो उस केस में भी आप सुपर कंडक्टर को यूज करते हो। और अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन करनी है बहुत ज़्यादा दूर तक और वहाँ पर आपकी कंपल्सरी कंडीशन ये है कि वहाँ पर हमारा जो लॉस है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, तो उस केस में भी आप यूज करोगे किसको, सुपर कंडक्टर को। ठीक है, तो ये था सुपर कंडक्टर के बारे में, थर्मिस्टर के बारे में, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में एंड द रेजिस्टेंस किस प्रकार वेरी करता है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स का, कब? जब आप उनके टेम्परेचर को चेंज करते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।